अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अभी एक डेवलपमेंट हुई है इकोनॉमी के हवाले से। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम इकोनॉमीज में तुर्की नंबर 1 पे है, 1.6 बिलियन। इंडोनेशिया नंबर 2 पे है, 1.5 बिलियन। सऊदी अरब 1.3 बिलियन। इमारात 621 बिलियन। मलेशिया 516 बिलियन। बांग्लादेश 511 बिलियन। इजिप्ट 430 बिलियन। और दुनिया की ओनली एटॉमिक पावर, दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पाकिस्तान 408 बिलियन, 8वें नंबर पे। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामिक देश है। पाकिस्तान से ऊपर जो 7 कंट्री हैं उनमें खाली इंडोनेशिया की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है। लाइफ स्टैंडर्ड की बात करें तो पाकिस्तान जैसा घटिया लाइफ स्टैंडर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तानी कहते थे कि हमारे ऊपर बोझ है और बंगाली तो भूखे नंगे हैं, बांग्लादेश 511 बिलियन। इजिप्ट जैसा थका हुआ मुल्क जिसकी आबादी पाकिस्तान के एक पॉपुलेशन के मुकाबले में पाव भी नहीं है, 430 बिलियन। मलेशिया इतना सा। और इमारात सऊदी अरब आप कहेंगे कि चलो वो उस पे है, पेट्रोल पे है। तो मैं आपको बता दूं कि इमारात की जो इकोनॉमी है वो अगर पेट्रोल की इनकम निकाल दें तो भी पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी है। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा ये डेवलपमेंट हुई है कि भारत ने साइप्रस को एक लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम दिया है। और भारत के मिसाइल और ड्रोन्स ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में साइप्रस में लगाए जाएंगे। ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल साइप्रस की तरफ जा रहे हैं। ये इस रीजन में जो तुर्की की बदमाशी थी ना, और है अभी भी, सीरिया में, आज़रबाईजान आर्मीनिया के मामले में, इराक के मामले में, हर हिसाब किताब में आपको याद होगा कि आज यूरोप में सबसे ज़्यादा जो सीरियंस का मसला है, यूरोप में सीरियंस ने जो तबाही मचाई हुई है, जो क्राइम और रेप और सब चीज़ें जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसके पीछे तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि सीरिया का बॉर्डर तुर्की से मिलता है, यूरोप और सीरिया के बीच में तुर्की ही आता है। तो इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कैसे हुआ? तुर्की से हुआ। तुर्की ने दरवाजे खोल दिए कि जिसको जाना है जाओ उधर। और एक सिस्टम के तहत ये जो सीरियन, इराकी मुसलमान जो यहाँ से यूरोप की इन्वेजन किया है एक तरह से, तो ये मैं समझता हूँ कि तुर्की को इस इलाके में बदमाशी को रोकने के लिए भारत का एक बहुत बड़ा स्टेप है। पाकिस्तान और भारत की पिछले साल जो झड़प हुई थी उसमें तुर्की के हज़ारों ड्रोन इस्तेमाल हुए थे। भारत अकेला वो जंग लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो तुर्की की इस बदमाशी का जवाब दे के भारत ने बहुत बड़ा काम किया है। और वैसे भी तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो साइप्रस का मामला भी कश्मीर जैसा ही है। आधा ग्रीक के कब्ज़े में है, आधा तुर्की के कब्ज़े में है। और जो ग्रीक के कब्ज़े में नहीं कह सकते आप, वो आज़ाद साइप्रस है, लेकिन उसको सपोर्ट ग्रीस करता है। तो भारत जो है, जब तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो भारत साइप्रस के मामले में साइप्रस के साथ खड़ा है। और कश्मीर, साइप्रस के आधे हिस्से पे जो तुर्की का कब्ज़ा है उसको नाजायज़ मानता है। अजीज़ दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान की तरह एक इंतहाई हिपोक्रेटिक कंट्री है। और उसने दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कोई 2 कंट्रीज़ क्रिएट करते हैं तो एक तुर्की है, एक पाकिस्तान है। अब आप ये देखें कि इज़राइल पैलेस्टाइन के मामले पे कितनी हिपोक्रेसी करता है, कितनी बातें करता है, ऐसे ऐसे ज्ञान देगा, इज़राइल को कंडेम करेगा,
नेतन्याहू को टेररिस्ट कहेगा, लेकिन तुर्की के इजराइल के साथ ना सिर्फ ये है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हैं, दोनों के एम्बेसीज भी हैं और ट्रेड रिलेशनशिप भी हैं, लेकिन मुसलमानों को भाषण देगा, ज्ञान देगा कि नहीं इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना, अब्राहम अकॉर्ड को नहीं वो करना। लेकिन ये जो 3-4 ममालिक हैं ये कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर भी। हाँ, मैं तीनों की गारंटी हम दे और सकते बल्कि तुर्की को चाहिए कि अगर उसने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना है तो वो जो थोड़े बहुत तलकात हैं, नहीं, उनके सफारती तलकात हैं, सफारती तलकात खत्म करने चाहिए ना, मेरे ख्याल में मुनाफिकत तो नहीं करनी चाहिए। आई एग्री विद यू, क्योंकि ये चोपड़ी और दो नहीं हो सकता कि आप उनको तस्लीम। अच्छा, पाकिस्तानी भी इस बात पे एग्रीड हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से ज़्यादा आपको हिपोक्रेटिक कोई मिलेगा नहीं। अजीज दोस्तों, बात निकली है यूरोप की, अभी जो मैं बता रहा था इस्लामिक इन्वेजन की। ये मुस्लिम इन्वेजन है, इस्लामिक इन्वेजन नहीं है। तो ये पेरिस के हाल हैं इस वक्त, और 5 दिन हो गए पेरिस के इस हाल को। ये पूरे फ्रांस में फसादात फैल गए हैं, और हर कुछ अरसे बाद हम ये देखते हैं। मुझे याद है जब मैं 2003 में फ्रांस मूव हुआ था, हॉलैंड से फ्रांस मूव हुआ था रहने के लिए। आमिया नामी शहर है नॉर्थ ऑफ फ्रांस में, वहाँ पे हम रहना शुरू किया। तो उसी साल इतने बड़े बलवे हुए, हंगामे हुए फ्रांस में कि हज़ारों गाड़ियाँ जला दी पूरे फ्रांस में। नॉर्थ अफ्रीकन जो हैं, नॉर्थ अफ्रीकन में आते हैं ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया। वो चूँकि स्पेन के बॉर्डर बहुत करीब है तो स्पेन से आते हैं और फिर सीधा फ्रांस। और ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया, वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है अरबिक के बाद, तो वो इजीली आ जाते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप तबाह था तो रीबिल्डिंग के लिए इन्होंने तुर्की और इन 3 कंट्रीज से लेबर इंपोर्ट की थी। वो सेटल्ड हो गए, 70 साल से यहाँ रह के उनकी कई जनरेशन्स हो गई हैं, लेकिन आज भी वो अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं। तो हर छोटी बात पे कभी कोई ड्रग डीलर पकड़ा गया, क्योंकि इस कम्युनिटी में क्राइम बहुत ज़्यादा है। क्राइम रेशो अगर आप फ्रांस में इन कम्युनिटीज़ और इंडिजीनियस जो गोरे फ्रेंच हैं उनके दरमियान देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्राइम के उसमें। तो किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया, ये लोग पुलिस स्टेशन पे धावा बोल देंगे, गाड़ियों को जलाना शुरू कर देंगे, राह चलती लड़कियों को उठा कर वो करना शुरू कर देंगे। ये हो रहा था। ऐसे में सैटरडे को पेरिस जर्मन PSG फुटबॉल क्लब है फ्रांस का, वो यूरोपियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। अब ये यूरोपियन चैंपियंस ट्रॉफी है, वो 12 बार स्पेन जीता है। स्पेन की रियल मैड्रिड और बार्सिलोना बहुत बड़ी क्लब हैं। 7 बार इंग्लैंड जीता है, और इंग्लैंड की क्लब्स 3 बार इटालियन क्लब्स जीती हैं, 1 बार पोर्टुगल जीती है, जर्मन जीती है। लेकिन फ्रांस 2 बार जीता है, और ये दूसरी बार सैटरडे को जीता। आर्सेनल जो कि बहुत बड़ी क्लब है इंग्लैंड की, उसको फाइनल में पेनल्टी शूट पे हराया। तो फिर फ्रेंचों का हक बनता है जश्न मनाना। जैसे भारत की टीम, क्रिकेट टीम जब कोई बड़ा कप जीतती है तो वो सड़कों पे परेड होती है, और बस में, खुली बस में वो निकलते हैं प्लेयर्स। तो यहाँ भी जब पेरिस में फ्रेंच अपना जश्न मनाने के लिए निकले तो इन नॉर्थ अफ्रीकन्स ने धावा बोल दिया, और जगह जगह बलवे होने लगे। जो PSG के सपोर्टर थे वो जश्न मनाने निकले, तो जो सपोर्टर नहीं थे वो उनके ऊपर हमला करने लगे। मैरिन ले पेन, जो कि जिसको कि फार राइट लीडर कहा जाता है, लेकिन वो नेशनलिस्ट लीडर है फ्रांस की, और नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन में वो प्रेसिडेंट मैक्रोन की पार्टी को हरा देगी। तो उसने कहा कि खाली फ्रांस ही ऐसा मुल्क है जहाँ फुटबॉल क्लब की विक्ट्री पे हंगामे शुरू हो जाते हैं।
अगर फ्रांस में लोग जब देखते हैं कि हमारी टीम जीती है तो वो घरों में बंद होकर रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये हंगामे शुरू होंगे। और ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, क्योंकि जब वर्ल्ड कप होता है, जैसे एक मिसाल है क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला होता है, तो यहाँ लंदन में रहने वाले इंडियंस भारत को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई हंगामे तो नहीं मचाते ना। जैसे अभी एक मिसाल है कि भारत और इंग्लैंड के मुकाबले हुए, वर्ल्ड कप भारत जीत जाता है, तो क्या भारतीय लोग यहाँ पे जब जश्न मनाने निकलते हैं तो क्या इंग्लैंड के लोगों को गालियाँ देते हैं, मारते हैं, टीजिंग करते हैं? नहीं। लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल में एक मैच था मोरक्को और फ्रांस का। तो वो मोरक्कन जो फ्रांस में रहते थे, ठीक है आपको सपोर्ट करना है मोरक्को को करें, लेकिन मोरक्को हार गया तो उन्होंने पूरे फ्रांस में आगे लगाना शुरू कर दी। फ्रांस में ये जो अभी एक वीडियो, मैं आपके सामने इतनी ज़्यादा वीडियो लगाना नहीं चाह रहा, ये अफ्रीकन माइग्रेंट है, वो कह रहा है कि हमने 3 घंटे में पेरिस पे कब्जा कर लिया, तुम लोग हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करो। अभी मैं आंकड़े देख रहा था तो फ्रांस का दूसरा बड़ा शहर है मार्सेई। मार्सेई बिल्कुल साउथ ऑफ फ्रांस में है, वो सबसे करीब पड़ता है मोरक्को, अल्जीरिया और टूनीजिया के लोगों के आने के लिए। तो वहाँ पे मेजॉरिटी इनकी है, 30%। उस शहर में 30% बड़ी तादाद होती है यूरोप के हिसाब से देखा जाए तो। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन का 7 या 8% मुसलमान हैं, जिसमें दूसरे बड़े शहर में 30%, तीसरा बड़ा शहर है लियों, वहाँ पे 25%, लिल में 20%। तकरीबन मेजर सिटीज़ में इन लोगों का पूरा कंट्रोल है। भाई ये देखें ना कि आप 1975 में फ्रांस में सिर्फ 8 मस्जिदें थीं, आज 2600 से ज़्यादा हैं। तो ये है कि बड़ी बदकिस्मती है कि फ्रांस का इस वक्त ये हाल है। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड का भी हाल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ये जो हैं मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ये कह रहे हैं कि देर आर 3 मेन सेंटर्स ऑफ मुस्लिम टेररिज्म, कतर, तुर्की एंड लंदन। पाकिस्तान को माफ़ किया है, शायद इस वक्त पाकिस्तान इनकी गुड बुक्स में है, इनकी ज़रूरत में है। तो एनीवे, हमारे ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे हैं। In the past 25 years, 94% of all terror murders in the UK have been committed by Islamist terrorists, who also make up 75% of counter-terrorism caseloads. So does the Home Secretary share my concern that the PREVENT caseload is only 10% Islamist in nature? And if she does share my concern, what does she propose to do about that? उन्होंने भी कुछ आंकड़े बताएं। इमारात ने हमास को बैन किया हुआ है, ईरानियन IRGC को बैन किया हुआ है, हुतीस को बैन किया हुआ है, हिजबुल्लाह को बैन किया हुआ है, मुस्लिम ब्रदरहुड को एज ए टेररिस्ट, इन सब को टेररिस्ट ग्रुप बैन किया हुआ है। यूरोप में ये सब दन दनाते फिरते हैं। और फिर यूरोप का ये हाल ना हो तो क्या हो। ये आप देखें, 20 आदमियों को सज़ा हुई रेप और अब्यूज़ के सिलसिले में। इन 20 में आपको 18-19 आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। तो जितना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है उसको साउथ एशियन लिखेगा, जितना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है उसको साउथ एशियन लिखेगा। गलती से कोई एक पाकिस्तानी अच्छा काम कर ले या कुछ नज़र आ जाए तो फ़ौरन पाकिस्तानी ओरिजिन। तो ये 20 वो हो गए। और रोज़ की बुनियाद पे मेरे पास इतनी वीडियोस आती हैं, पाकिस्तानी 2 महीने पहले आया है, 3 महीने पहले आया है, और वो किसी 14 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की को फंसाता है, फंसाने की कोशिश करता है और फिर पकड़ा जाता है। ये भी एक पाकिस्तानी था जिसने एक बच्चे का रेप करने की कोशिश की, पकड़ा गया। क्योंकि आजकल यहाँ के लोकल लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की, जैसे भारत में भी सुना है कि कुछ लोग हैं जो लव जिहाद के ख़िलाफ़ एक्टिव हैं। क्या नाम है, ऐसे भारत में एक ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पे भी तो पकड़ लेते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द लेटेस्ट फ्रॉम यूरोप। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।
Kindly keep supporting.